नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एससीएस एकेडमी में। दोस्तों, इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स की इकाई 5 में दिए गए सिलेबस को लेकर। ये जो सिलेबस है इसको आप जब देखेंगे तो यहाँ आपको मध्य प्रदेश और भारत के संवैधानिक व्यवस्था से संबंधित टॉपिक दिखाई पड़ेंगे। लगातार हमारी इस पर लेक्चर सीरीज चल रही है, एक के बाद एक लेक्चर हम लोग लगातार अपलोड करते आ रहे हैं और इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से हमने सिलेबस के हिसाब से जो भारत की संवैधानिक व्यवस्था के टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था से संबंधित टॉपिक चल रहा है और उसमें भी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में राज्यपाल की व्यवस्था को देखा था। हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या प्रावधान राज्यपाल को लेकर संविधान में किए गए हैं और भारत में मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल की सूची है उस पर भी डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश की मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जब हमारे देश की शासन व्यवस्था को देखते हैं तो हमें संघात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। राज्यों का इसमें एक अलग अस्तित्व हम लोग को देखने को मिलता है। भारत जो है वो राज्यों का संघ है और यहाँ राज्य जो है वो पर्याप्त स्वतंत्र इकाई के तौर पर काम करते हैं। यहाँ का जो शासन व्यवस्था है उसको चलाने के लिए हम लोग मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री की व्यवस्था को देखते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी भी राज्य के शासन को चलाने के लिए ये एक अनिवार्य और सबसे महत्वपूर्ण अंग के तौर पर आप देखते हैं। इसके संविधान में भाग 6 के अंतर्गत पूरी व्यवस्था की गई है। क्लियर? अगर हम इसके संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो हमें यहां देखने को मिलेगा कि आर्टिकल 163 जो है संविधान का, इस आर्टिकल में सीधे कहा गया डायरेक्ट क्या कि राज्यपाल की सहायता और उसे सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। मतलब मंत्रिपरिषद के अस्तित्व की बात यहां पर की गई है और सीधे आप लोगों को यह कहा गया है कि जो मंत्रिपरिषद होगी वो किस लिए होगी, तो वो राज्यपाल को उसके कार्यों में सहायता करने के लिए, उसे सलाह देने के लिए होगी। अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर को देखा है हमारे इस लेक्चर सीरीज में तो आपने वहां देखा होगा कि राज्यपाल की मैंने अलग अलग शक्तियां और कार्य के बारे में चर्चा की है। क्लियर? और ऐसे लोग जिन्होंने पिछले लेक्चर को नहीं देखा है, लेक्चर सीरीज से नए जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर पहले लेक्चर को देख लीजिएगा। ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। तो यहां हम लोगों ने राज्यपाल की शक्तियों पर जब चर्चा की थी तो हमने वहां विधायी शक्ति राज्यपाल की, कार्यपालिका शक्ति, क्षमदान की शक्ति, राज्यपाल की वित्तीय शक्ति, वीटो की शक्ति, सभी को डिस्कस किया। हमने यहां यह भी देखा था कि राज्यपाल को विवेकाधीन शक्ति भी होती है कुछ। अगर हम इन विवेकाधिकार वाली शक्तियों को छोड़ दें तो अन्य शक्तियों पर सीधे मंत्रिपरिषद की सलाह परामर्श पर राज्यपाल महोदय निर्णय करते हैं। तो यहां तो मंत्रिपरिषद की पूरी व्यवस्था दी गई है जिसका हेड मुख्यमंत्री होता है और इसको लेकर अन्य प्रावधान जो है वो आर्टिकल 164 में आपको देखने को मिलेंगे। आर्टिकल 164 में मंत्रियों की नियुक्ति, उनके कार्यकाल, उनकी जिम्मेदारी, कार्य, शपथ, योग्यता, उनके वेतन आदि के बारे में व्यवस्थाएं हैं और यहां हम एक एक करके इन सभी को डिस्कस भी करते हैं। दोस्तों, जैसे हम यहां देखें कि मंत्रियों की नियुक्ति की क्या व्यवस्था है, तो राज्यपाल जो होते हैं उनके द्वारा ही मंत्रियों की नियुक्ति होती है। होता क्या है कि हम देख रहे हैं कि हर 5 साल में विधानसभा के क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। होगा विधानसभा के चुनाव। ये चुनाव प्रत्यक्ष होते हैं, जनता स्वयं वोट डालने के लिए जाती है, चुनाव का रिजल्ट आता है। जब आप चुनाव का रिजल्ट देखते हैं तो आपको यहां पर दिखाई पड़ेगा कि किसी पार्टी को बहुमत होगा। अब पार्टी के बहुमत की स्थिति के आधार पर, मेंबर्स के आधार पर यहां पर राज्यपाल महोदय बोलते हैं कि भाई आप सरकार बनाने का दावा पेश करिए। बोलने का मतलब है कि आप आपके लोगों को लेकर आ जाओ। अब यहां पर जिसको बहुमत होगा उस बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होगा, इस बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होगा उसको राज्यपाल महोदय क्या कर देंगे, मुख्यमंत्री नियुक्त कर देंगे। अब यहां से कौन मिल गया, सीएम मिल गया। ये सीएम जो है इसका सलाह होगा, इसके सलाह पर कि भाई ये किस किस व्यक्ति को अपनी मंत्रिपरिषद में चाहता है, उस व्यक्ति को राज्यपाल महोदय मंत्री के तौर पर स्थापित कर देते हैं, नियुक्त करवा देते हैं। तो कहीं ना कहीं चुनाव के बाद जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा उसे राज्यपाल महोदय मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं और मुख्यमंत्री के परामर्श पर ही, सलाह पर भी दिए गए नामों पर मंत्री की मुहर लगा देते हैं कौन, राज्यपाल। और इन्हें शपथ दिलाने का काम भी राज्यपाल महोदय के द्वारा किया जाता है। अब ये तो वो कंडीशन हो गई जब किसी को स्पष्ट बहुमत मिल जाए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि स्पष्ट बहुमत किसी के पास नहीं होता है तो हम गठबंधन की सरकार की बात करते हैं। गठबंधन की सरकार की बात करते हैं मतलब 2 या अधिक दल मिलकर
दो या अधिक दल मिलकर क्या बना रहे हैं, सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं। ये दल क्या करते हैं, अपना एक साझा नेता चुन लेते हैं और इस नेता को राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त कर दिया जाता है, शपथ दिला दी जाती है और फिर इस नेता के हिसाब से ये मंत्रियों का नाम राज्यपाल को दे देता है, राज्यपाल महोदय उसको मंत्री बना देते हैं। तो ये व्यवस्था गठबंधन की सरकार में होती है। तो ऐसे आप मुख्यमंत्री और मंत्री के नियुक्त होने की व्यवस्था को देखते हैं, उनकी शपथ की व्यवस्था को देखते हैं। अब यहां पर मंत्रियों की नियुक्ति और ये व्यवस्था तो हो गई, लेकिन यहां पर यह समझना है कि मंत्री कौन बन सकता है ना, कौन बनेगा मंत्री। जैसे बोलते हैं ना कौन बनेगा करोड़पति, वैसे कौन बनेगा मंत्री। अब मंत्री अगर बनना है तो इसके लिए कोई ना कोई योग्यता तो होनी चाहिए। तो यहां पर मंत्रियों की योग्यता की बात हम करें तो सिर्फ ये है कि उसे विधान मंडल जो है, राज्य की विधानसभा, और अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि उसे राज्य विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। वो क्या होना जरूरी है, अगर कोई व्यक्ति राज्य में मंत्री बनना चाहता है तो उसको विधायक होना जरूरी है। अगर वो विधायक है तो वो मंत्री बन जाएगा, इसके अलावा उसकी कोई और योग्यता नहीं है। भारत का नागरिक होगा ये जरूरी है और किसी और लाभ के पद पर नहीं होगा ये जरूरी है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि वो विधायक होना चाहिए, यही एक इंपॉर्टेंट जरूरत है मंत्री बनने के लिए आपको। और अगर आप विधायक नहीं है तो भी क्या मंत्री बन सकते हैं, तो बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति विधायक नहीं है तो भी वो मंत्री बन सकता है, लेकिन उसको कितने समय तक, 6 महीने। 6 महीने में उसको राज्य विधानमंडल की सदस्यता लेनी होगी। अगर वो 6 महीने में राज्य विधानमंडल की सदस्यता नहीं लेता है, विधायक नहीं बनता है, तो वो 6 महीने के बाद मंत्री पद पर नहीं रह सकता। क्लियर हो गया। तो ये व्यवस्था हमें दिखाई पड़ती है किसके संदर्भ में, मंत्री पद के संदर्भ में। अगर योग्यता की बात करें तो यहां पर कोई एजुकेशनल हम लोगों को योग्यता की बात नहीं की गई है। यहां क्लियरिटी बिल्कुल नहीं है, क्या कोई बात ही नहीं है कि कौन व्यक्ति मंत्री बनेगा, और मंत्री बनेगा तो क्या उसको किसी भी स्तर पर शिक्षा ग्रहण करनी है। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको विधानसभा का सदस्य बनना है। विधानसभा का सदस्य बन जाइए और लगातार मंत्री पद पर आसीन रहिए, काम करते रहिए। तो पढ़ना लिखना मंत्री बनने के लिए जरूरी नहीं है। हमारे देश में आज आपको कई सारे मंत्री देखने को मिलेंगे, कई सारे विधायक देखने को मिलेंगे। अगर उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखोगे तो आपको कई सारों की नगण्य मिलेगी, उसके बावजूद वो देश के बड़े बड़े पदों पर आसीन है और इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। तो एक बहुत बड़ी बात है कि कोई पढ़ाई लिखाई की इंपॉर्टेंट जो व्यवस्था है वो हमें इस मंत्री पद के संदर्भ में देखने को नहीं मिलती है। खैर, अब यह है कि अगर कोई व्यक्ति मंत्री बन गया तो उसका कार्यकाल कितना होगा। जब हम कार्यकाल की बात करेंगे तो यहां पर सीएम का कार्यकाल और मंत्री का कार्यकाल हम लोगों को देखना है। तो जब मुख्यमंत्री के कार्यकाल की बात करते हैं तो निश्चित नहीं है, संविधान में निश्चित नहीं है कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होगा। इसके कार्यकाल को लेकर व्यवस्था क्या है, तो जनरली क्या होता है कि उसे जब तक विधानसभा का जब तक उसको विश्वास है, जब तक यहां पर उसका समर्थन है, तब तक कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर सकता है। बराबर, आपको विधानसभा में विश्वास होना चाहिए, वहां आपकी पर्याप्त सदस्य संख्या होना चाहिए, आप कितने भी समय तक मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। अगर कभी कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसके चलते आप चुनाव नहीं करा सकती है, बाकी चीज नहीं हो सकती है, तो आर्टिकल 172 के प्रावधानों के तहत विधानसभा की अवधि को संसद के द्वारा बढ़ा दिया जाता है, तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल अपने आप बढ़ जाता है। मतलब विधानसभा का कार्यकाल जितना होगा उतना जनरली आप बोलते हैं मुख्यमंत्री का कार्यकाल। विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होगा तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी 5 साल का होता है। लेकिन चुनाव हो जाएंगे, चुनाव के बाद अगर वापिस आपकी पार्टी जीतती तो आप फिर से मुख्यमंत्री हो जाएंगे। तो यहां पर एक निश्चित कार्यकाल हमें मुख्यमंत्री का देखने को नहीं मिलता है। चूंकि विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, इसलिए मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी हम कितना मान लेते हैं, 5 साल का मान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि जो मंत्री हैं उनके वेतन भत्ते क्या होंगे। तो विधानसभा के द्वारा जो निश्चित किए जाते हैं वही मंत्रियों के वेतन भत्ते होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, शपथ पे हम लोगों ने बात कर ली है, योग्यता पे हम लोगों ने बात कर ली है, कार्यकाल पे हम लोगों ने देख लिया है। इसके बाद हम देखें कि जिम्मेदारी क्या क्या है। तो मुख्यमंत्री उसकी मंत्री परिषद के पूरे कार्यों को हम लोगों को यहाँ देखना है आगे जाके, लेकिन हम यहाँ सबसे पहले बात कर लें
कि किसी भी राज्य में मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है। तो देखिए, पहले मंत्रियों की संख्या को लेकर कोई निश्चितता हमें देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन 91वां संविधान संशोधन हमें देखने को मिलता है 2003 में। अब 2003 में जो 91वां संविधान संशोधन हुआ, इस संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में आर्टिकल 163 क्लॉज 1A ये दिखाई पड़ता है। इसके तहत जो विधानसभा की सदस्य संख्या होगी उसका 15% से ज्यादा मंत्री आप नहीं बना सकते। कम से कम 12 मंत्रियों की संख्या होती है, लेकिन आप अधिकतम 15% से ज्यादा विधानसभा के सदस्यों का जो होगा वो मंत्री के तौर पर नहीं स्थापित कर सकते। इसका मतलब जो पहले गठबंधन की स्थिति में अलग अलग दलों को लोग लुभावने एक अवसर बोल सकते लालच दे दिया जाता था कि आप हमारे साथ मिल जाइए, मंत्री बना देंगे, तो ऐसे में गठबंधन हो जाते थे। तो ये जो व्यवस्था थी, ये व्यवस्था इसके माध्यम से अब खत्म हो गई है। मंत्रियों की संख्या क्या हो गई, निश्चित है। मंत्रियों का उत्तरदायित्व, मतलब मंत्रियों का क्या उत्तरदायित्व है, हम लोगों को वो देखना है। उसके बाद हम लोग दायित्व देखेंगे कि क्या काम करते हैं। तो 164 जो आर्टिकल है, 164 क्लॉज 1 ये कहता है कि सीजी, एमपी, झारखंड, उड़ीसा में जनजातीय कल्याण का मंत्री का अलग से होगा। मंत्रियों के दो प्रकार के उत्तरदायित्व हम लोगों को देखने को मिलते हैं, एक व्यक्तिगत और एक सामूहिक। व्यक्तिगत तौर पर ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो राज्यपाल के प्रति, क्योंकि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करते हैं। और सामूहिक उत्तरदायित्व की जब हम बात करते हैं आर्टिकल 164 क्लॉज 2 में, तो मंत्री परिषद जो होती है राज्य की, वो विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती है, क्योंकि विधानसभा एक जनता का सदन है जहां जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, विधायक होते हैं। तो आपको जनता का विश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये याद रख लिएगा। तो सामूहिक तौर पर आप विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, अप्रत्यक्ष तौर पर हम कहें तो जनता यहां पर आपको स्थापित दिखाई पड़ती है। अन्य दायित्व की हम बात करें सीएम की, तो सीएम जो है वो आर्टिकल 167 क्लॉज ए जो है, इसके तहत क्या कहता है कि मुख्यमंत्री राज्य सरकार के जो प्रशासन से संबंधित निर्णय है, जो प्रस्तावित कानून है, उनकी जानकारी राज्यपाल को देखा, ये सीएम का दायित्व होगा। आर्टिकल 167 ख ये कहता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री से इस बात की जानकारी ले सकता है। इसके बाद हम ग देखें तो मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वो किसी भी मंत्री के निर्णय को मंत्री परिषद के समक्ष रखे। ये काम है किसके, मुख्यमंत्री के। इसके अलावा मुख्यमंत्री जो मंत्री परिषद की बैठकें होती है उसकी अध्यक्षता करता है, विधानमंडल में सरकार की नीतियों के प्रस्तावों को रखवाता है, राज्यपाल को विधानमंडल का सत्र आहूत करने या खत्म करने को लेकर सलाह देता है, विधानसभा का विघटन करने से संबंधित प्रभावों पर निर्णय जो है वो मुख्यमंत्री लेता है। राज्यपाल को इसकी सलाह माननी होती है, लेकिन अगर मंत्री परिषद को विधानसभा का विश्वास हासिल ना हो तो राज्यपाल ये सिफारिश मानने से भी मना कर देता है। इस प्रकार की व्यवस्थाएं हम लोगों को मुख्यमंत्री के कार्य के तौर पर दिखाई पड़ती है। मुख्यमंत्री अगर हम देखें तो शासन के प्रमुख के तौर पर हमारे राज्यों में शासन करने वाले व्यक्ति होते हैं। राज्य के विकास का जो कार्य होता है वो मुख्य तौर पर मुख्यमंत्री के हाथों में होता है। कैसे एक राज्य को विकसित राज्य की ओर ले जाया जा सकता है, कैसे किसी राज्य की जनसंख्या के अधिकतम कल्याण को सुनिश्चित किया जा सकता है, ये सभी की सभी जिम्मेदारियां अगर किसी की होती हैं तो वो राज्य के मुख्यमंत्री की होती है, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री जो होता है वो राज्य का एक लीडर होता है। किस दिशा में वो ले जाना चाहता है राज्य को, ये उसके मानसिक उसकी व्यवस्थाओं पर निर्भर करता है। और कहीं ना कहीं राज्य कैसा होगा ये मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषदों के निर्णयों पर बहुत बड़े स्तर पर निर्धारित होता है दोस्तों। तो ये मुख्यमंत्री के बारे में हम लोगों ने सारी बातें कर ली हैं कि क्या व्यवस्था है मुख्यमंत्री को लेकर। अब हमारे मध्य प्रदेश में देखें तो कई सारे मुख्यमंत्री हमें देखने को मिले। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल थे। इसके बाद आप देखिए भगवंत राव मंडलोई जी 1957 से, कैलाशनाथ काटजू ये भी 1957 में, कैलाशनाथ काटजू फिर 1957 से 62, भगवंत राम मंडलोई 1962-63, फिर यहाँ द्वारका प्रसाद मिश्र 1963-67, फिर द्वारका प्रसाद मिश्र 1967 में है। तो ऐसे आपको अलग अलग मंत्री दिखाई पड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री दिखाई पड़ रहे हैं, इनको आप लोग लिस्ट याद रख लीजिएगा। इसमें
ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अर्जुन सिंह जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो अर्जुन सिंह जी के समय भोपाल गैस त्रासदी जो वही थी। मध्य प्रदेश के सबसे कम अवधि तक मुख्यमंत्री पद पर एक दिन के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ही रहे थे, ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा हम यहाँ बात करें दोस्तों, तो जब उमा भारती जी मुख्यमंत्री बनी थी 2003 से 4 में, तो ये मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री भी बनी थी और इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, किसी केस में नाम आ गया था उसके बाद। इसके अलावा मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का जब विभाजन हुआ था तो उस समय दिग्विजय सिंह जो थे वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर थे। अगर हम यहाँ बात करें तो सबसे ज्यादा बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर कोई बने तो शिवराज सिंह चौहान 4 बार बने हैं और इनका सबसे लंबा कार्यकाल आप देखते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो डॉक्टर मोहन यादव 2023 से मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। तो ये मुख्यमंत्री की सूची रही है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये मुख्यमंत्रियों का शासन तो रहा है, लेकिन इस शासन के दौरान मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन भी देखने को मिला है। तो यहाँ 3 बार जो राष्ट्रपति शासन देखने को मिला उसमें 29 अप्रैल 1977 से 25 जून 1977 तक, जब श्यामा चरण शुक्ल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय राष्ट्रपति शासन लगा। दूसरी बार 18 फरवरी 1980 से 8 जून 1980 के बीच में सुंदरलाल पटवा जब मुख्यमंत्री थे तब राष्ट्रपति शासन लगा था। और तीसरी बार सुंदरलाल पटवा के मुख्यमंत्री कार्यकाल में ही 16 दिसंबर 1992 से 6 दिसंबर 1993 के बीच में राष्ट्रपति शासन लगा। ये तीसरा राष्ट्रपति शासन सबसे लंबी अवधि का राष्ट्रपति शासन था मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद हम देखें दोस्तों तो एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके मुख्यमंत्री के बाद हम इंपॉर्टेंट तौर पर पढ़ते हैं इसको, और ये जो टॉपिक है ये है राज्य में महाधिवक्ता आर्टिकल 165। एग्जाम में यहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो जब हम राज्य के महाधिवक्ता की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को इसकी नियुक्ति के बारे में बात करनी है। महाधिवक्ता की नियुक्ति मंत्री परिषद के परामर्श पर राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। क्लियर है? यहां पर अगर हम इसकी पात्रता की बात करें तो अगर कोई व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता बनना है तो उसे हाई कोर्ट के जज बनने के समान योग्यता चाहिए होती है। मतलब हाई कोर्ट का अगर आपको जज बनना है तो आपके पास 10 साल का हाई कोर्ट में वकालत करने का अनुभव होना चाहिए, विधि का ज्ञाता आपका होना जरूरी है। तो इस आधार पर आपको हाई कोर्ट का जज बनते हैं आप, और कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि जो हाई कोर्ट का जज बन सकता है उसी योग्यता वाले व्यक्ति को महाधिवक्ता के तौर पर नियुक्त कर दिया जाता है। अगर हम इसकी कार्यकाल की अवधि की बात करें तो महाधिवक्ता का कार्यकाल निर्धारित नहीं है, यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, और सीधे तौर पर हम कहें तो मंत्री परिषद की सलाह पर राज्यपाल इसको कभी भी हटा सकता है। क्लियर है? तो राज्यपाल का प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसी प्रकार से इसकी सेवा शर्तें भी होती है। महाधिवक्ता को जो वेतन मिलता है वो राज्यपाल द्वारा निर्धारित होता है, और ये चीज निर्धारित की गई है कि हाईकोर्ट के जज के समान इसको वेतन मिलेगा। वर्तमान में हाईकोर्ट के जो जज होते हैं उनको 2,25,000 के आसपास वेतन मिलता है, तो वो वेतन महाधिवक्ता का भी होता है। संवैधानिक सदाचार के आधार पर किसी भी परिस्थिति में राज्यपाल के द्वारा इसे हटाया जा सकता है। हटाने की कोई विशेष प्रक्रिया हम लोगों को महाधिवक्ता के संदर्भ में देखने को नहीं मिलती है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा जब हम इसके कर्तव्य और कार्य की बात करते हैं तो महाधिवक्ता का कर्तव्य है कि जब राज्यपाल को किसी विधिक मुद्दे पर जांच सलाह की जरूरत पड़े तो वो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेता है। तो ऐसे में यहाँ पर महाधिवक्ता सलाह लेने का कार्य करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि महाधिवक्ता जो है अगर राज्य सरकार के खिलाफ कोई विवाद है, कोई केस है, तो उसमें ये पैरवी करने का काम करता है, राज्य सरकार का पक्ष रखने का काम भी करता है ये। क्लियर? इस मायने से हम महाधिवक्ता को राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी के तौर पर भी देखते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। इसके अधिकारों की जब हम बात करते हैं तो ये विधान मंडल के जो सदन होते हैं उसमें ये भाग ले सकता है, वहां बोल सकता है, विचार रख सकता है सरकार की तरफ से, लेकिन चूंकि ये उसका सदस्य नहीं होता विधानमंडल का, इसलिए इसको वहां पर मत देने का अधिकार नहीं होता, और यही इस पर लगी सीमाएं हैं। ये राज्य सरकार को लेकर अगर राज्य की किसी भी अदालत में कोई बात चल रहा है तो वहां पर उसका पक्ष रखने के लिए जाता है, इसमें कोई दिक्कत इसको नहीं आएगी। कैबिनेट मंत्री के स्तर की इसको कहीं ना कहीं सुविधाएं जो है वो प्राप्त होती हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, तो ये महाधिवक्ता को लेकर प्रावधान है जो हमारे संवैधानिक व्यवस्था में हम लोगों को देखने को मिलते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने मुख्यमंत्री पर डिस्कस किया है, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने मंत्री परिषद पर डिस्कस किया है, महाधिवक्ता और मध्य प्रदेश के राष्ट्रपति शासन को लेकर बात की है।
इससे संबंधित जो भी चीजें आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी तुरंत आप लगा दीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगले लेक्चर में मध्य प्रदेश के विधानमंडल पर डिस्कशन करेंगे कि मध्य प्रदेश में विधानसभा की स्थिति क्या है, और मध्य प्रदेश में विधान परिषद का प्रस्ताव है लेकिन विधान परिषद अभी तक बनी नहीं है। तो मध्य प्रदेश में विधान परिषद बनाने की क्या प्रस्ताव है, कब कब इसको लेकर क्या विचार किया गया, और विधान परिषद क्यों नहीं बनी है अभी तक, और बन सकती है क्या या नहीं बन सकती, इन सब चीजों पर डिस्कशन करेंगे। विधानसभा के अध्यक्ष पर बात करेंगे, उसकी प्रक्रिया पर बात करेंगे, लेकिन कब, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।